हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इससे पहले हमने ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया है। तो देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग D8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे ट्रांजिशन मेटल जिनके पास 8D सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Ni2+, ठीक है, Pd2+, Pt2+, ये सबके सब क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आप सभी को पता होगा भाई, एक जैसे मेटल होगा, मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, सेम ये भी स्क्वायर प्लेनर है और ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसकी ज्योमेट्री इस टाइप की बनती है, ये तो हमको पता होता है। ठीक है, तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना कि जैसे निकिल +2 है ना, निकिल +2 जो निकिल है वो 3D सीरीज़ का एक एलिमेंट है, 3D सीरीज़। ठीक है, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो 3D 4D 5D सीरीज होती है ना। तो जो 3D सीरीज़ का जो निकिल +2 है ये अगर वीक लिगेंड होगा इसके साथ में, तो वीक लिगेंड के साथ ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ ही ये क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जबकि जो ये है ना, ये सबके सब क्या करेंगे, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो देखो, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो प्लेटिनम 2 के ही ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि नंबर 1, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ Pt2+ आर मोस्ट स्टेबल। जो जैसे ये वाला है ना Pt2+, ये अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे प्लेटिनम की तो +2 आएगी। ठीक है, तो जो प्लेटिनम के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो ज़्यादा स्टडी इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जो इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ईजी टू सिंथेसाइज, वो ईजिली लैब में सिंथेसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3 क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन Pt2+ कॉम्प्लेक्स अंडरगोज एट स्लो रेट एंड आर कन्वीनियंट फॉर लेबोरेटरी स्टडी। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो Pt2+ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनमें स्लो होती है। अगर स्लो होगी तो क्या होगा, उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और या ऐसा भी बोल सकते हैं कन्वीनियंट फॉर लेबोरेटरी स्टडी। तो लैब में उसकी स्टडी हम लोग इजीली या अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है वह क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्रोसीड बाय एसोसिएटिव यानी SN2 मैकेनिज्म। हमने इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि SN2 यानी एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होती है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में वो SN2 मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, जबकि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में आपने नोटिस किया होगा वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कितने टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। पहले क्या करना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है, उसके बाद उसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करना है। ठीक है, तो ये एक हमने कॉम्प्लेक्स लिया है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया है। देखो कैसे पता चलो, प्लेटिनम होगा और उसके साथ 4 लिगेंड होंगे, 2 ये हो गए, PR3 मतलब ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, और एक एल्काइल है और एक ये है। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है हमको, इसमें क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कराना है। तो किसके थ्रू, ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू। इसमें क्या होता है पता है, अभी क्या होगा कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसकी क्या मानोगे, x मान के चलना है इसको। ठीक है, तो प्लेटिनम की इसकी +2 है। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है कि नंबर 1 की कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा इसका। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना, सॉरी 4 है ना। और जो जब ये एडिशन होगा इसमें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ठीक है, 4 लिगेंड है ना, और यहाँ पर देखो ज़्यादा हो गया तो नंबर 1 क्या हो गया, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। दूसरा क्या, ऑक्सीडेशन, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना प्लेटिनम का यानी मेटल का, वो भी बढ़ जाता है +2 से। तो देखो +2 था, यहाँ +4, तो +2 का बढ़ गया ना, तो ये होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब क्या करना है, इसमें एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन करना है। देखो, तो इसमें क्या होगा, एक R और एक Cl बाहर हो जाएगा, तो क्या हो गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। और ये RCl बाहर हो जाएगा, RCl बाहर हो जाएगा, तो अभी भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 ही हो गया। तो यहाँ पर भी 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ बढ़ गया था क्योंकि एडिशन होना था, एडिशन में बढ़ता ही बढ़ता है। और दूसरा एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ रहे हैं तो एसोसिएशन ही होना है। ठीक है, ये 2 Cl अंदर चले गए तो Cl3 हो गया है। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, आपको पता होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि
एक लिगेंड दूसरे का सब्स्टिट्यूशन करता है, मतलब लास्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर एज इट इज सेम टू सेम रहता है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है। नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यही हमने कॉम्प्लेक्स लिया है ये वाला, ये ठीक है। उसमें HgCl2, ये जो Hg है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, HgCl2 रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ओवरऑल फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वही है, कितना यहाँ पर तो क्या है, 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही रहना चाहिए। और लेकिन R, यहाँ से जो R है R बाहर चले जाता है। ठीक है, और HgCl भी इसके साथ बाहर चले जाता है। ठीक है। लास्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो NH3 है ना, ये क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इसमें क्या करेगा, यहाँ से एक सेल को यहाँ से हटा देगा, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अंदर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये देखो NH3 अंदर चले गया, उसने सेल को बाहर लगा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया सेल को, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एसोसिएटिव यानी SN2 मैकेनिज्म एंड द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें सब्स्टिट्यूशन एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, क्यों होगा अभी देखेंगे। और दूसरा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब कि जो ज्योमेट्री रिएक्टेंट की होगी ना, वही प्रोडक्ट की भी रहेगी। तो यहाँ पर सिस है, यहाँ पर भी सीसी रह गया। ठीक है, ट्रांस लेंगे तो ट्रांस ही रहेगा, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब कॉन्फिगरेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, देखो आखिरकार इसमें एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्यों होती है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि लिगेंड पहला जुड़ेगा इसमें। ठीक है, जुड़ने के बाद इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 1 2 3 4, 4 लिगेंड है ना, तो 5 हो जाएंगे। जबकि ऑक्टाहेड्रल में आपने देखा था डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो रही है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, स्टार्टिंग में 6 लिगेंड लेते हैं ना, 6 लिगेंड होते हैं, और एक और जोड़ेंगे तो 7 बन जाएंगे। और 7 में क्या होता है, वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, लिगेंडों की संख्या क्या होती है, बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। जबकि यहाँ पर तो 4 ही है पहले में, एक आ भी जाएगा तो 5 ही बनेंगे, 5 में ऐसा कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, देखो Pt2+ है जो यहाँ पर Pt2+ हैज़ एम्प्टी PZ ऑर्बिटल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनकमिंग लिगेंड। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, DsP2। ठीक है, आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 3। कौन से, Px Py Pz। पर d ऑर्बिटल यहाँ पर जो DsP2 कह रहा हूँ उसमें एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। जो p का थर्ड होगा ना, थर्ड p ऑर्बिटल Pz, वो एम्प्टी होता है, वो खाली होता है। ठीक है, उसमें ये क्या करेगा, ये जो y है ना, ये लिगेंड देगा। ठीक है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी जो y है लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसके जो Pz ऑर्बिटल यहाँ पर कहीं खाली होगा वहाँ को। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्लेटिनम और y के बीच का बॉन्ड एक और बन जाएगा, जैसे यहाँ पर बना ना। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है, एक और जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है जो कि स्टेबल होती है। ठीक है तो इसमें क्या है, जैसे ही यहाँ से y जुड़ेगा तो इसकी ज्योमेट्री देखो चेंज होगी, ज्योमेट्री क्या बन गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गई। और इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दिए, इसका जो Pz ऑर्बिटल रिक्त था, जो खाली था उसमें। ठीक है, तो उससे अब देखो कोऑर्डिनेट्स में कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये है लिविंग ग्रुप, अभी बताऊंगा इसको। ठीक है, लिविंग ग्रुप या कोई सा लिगेंड मान लो, ये जो y है ये क्या है, एक जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा पता है, यहाँ से जो x है इसको लिविंग ग्रुप की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो x यहाँ से हट गया, यहाँ से, और x से हटने से फिर से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 फिर से ये चेंज हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि सिस कह रहे हैं, सिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर दो सेम लिगेंड सेम साइड होते हैं ना 90 डिग्री पर, तो उसको सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पर ही है, तो ये भी क्या है, सिस है। तो इसलिए बोला रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसकी जगह अगर हम ट्रांस लेंगे तो सेम उसमें भी ऐसा ही होगा। ये ट्रांस ले लिया क्योंकि ए और ए क्या है, सेम लिगेंड 180 डिग्री पर होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, तो उसको मतलब ट्रांस लिया हमने, यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, और ट्रांस ही बनेगा। ठीक है, तो देखो जो अभी तक मैंने एग्जांपल लिए, अब उसकी जो मैकेनिज्म है एसोसिएटिव मैकेनिज्म वो कैसे होती है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया। मैंने आपको बताया कि जेड जो Pz है ना, Pz ऑर्बिटल वैकेंट है किसका, प्लेटिनम का यानी मेटल का। तो उसमें ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पर बॉन्ड बन गया, तो देखो बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बन गया तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के जो इंटरमीडिएट है इसके कंपैरिजन में जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेबल होती है, तो ये इसमें चेंज हो जाती है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर भी 5 ही है, यहाँ पर भी 5 ही होंगी, पर क्योंकि स्टेबल है तो इसमें चेंज हो गई। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर दोबारा से ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल में ही कन्वर्ट होगी, जिसमें क्या होगा, जो एक्स है ना,
एक्स यहाँ पर आ गया और एक्स का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ठीक है। जैसे एक्स का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेम टू सेम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये मैकेनिज्म को, ये है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। पहले जुड़ा तो इसने क्या किया, 4 से 5 कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया है, तो इसको बोला क्योंकि एसोसिएशन हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अकर्स थ्रू 2 पाथ, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई वो 2 पाथ से हो सकती है। नंबर 1 सॉल्वेंट पाथ और नंबर 2 डायरेक्ट पाथ, ठीक है। सॉल्वेंट पाथ में क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि भाई पहले ये सॉल्वेंट यानी H2O के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो देखो पहले सॉल्वेंट पाथ दिखते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए हमने H2O लिया, तो H2O पहले आपको पता एसोसिएशन, पहले देखो H2O क्या करेगा, H2O अंदर चले जाएगा, ठीक है। यहाँ से X को बाहर कर देगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होना है, तो इसलिए बोलते हैं सॉल्वेंट पाथ, क्योंकि H2 यहाँ पर इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया, पहला स्टेप फास्ट है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, जो इनकमिंग लिगेंड, जो बाहर से लिगेंड आ रहा है, वो क्या करेगा, इस H2 को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देगा। पहले सॉल्वेंट अंदर गया, इसने X को बाहर कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बना। इसी कॉम्प्लेक्स में Y नेगेटिव क्या करेगा, जो इनकमिंग लिगेंड है वो H2 को बाहर करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। पर वो दूसरा स्टेप कौन सा, फास्ट, पहला स्टेप कौन सा, स्लो है, ठीक है। और स्लो स्टेप क्या करता है, रेट डिटरमाइन करता है। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, हम सबको पता है कि जो पहला स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में ही रेट लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बना, R1 मान लिया इस स्टेप का, क्योंकि स्लो स्टेप का लिखते हैं, ठीक है। और रेट किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। तो दोनों के रिएक्टेंट ये है, एक ये है कंसंट्रेशन ऑफ K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है। आपको पता है कि जो H2 है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सॉरी कांस्टेंट होता है। तो H2 को हमने 1 मान लिया, तो क्या बचा, ये बच गया। तो इससे क्या है, इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो पावर होते हैं वही क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कौन सा, सॉल्वेंट पाथ। अगर हम डायरेक्ट पाथ लेंगे, देखो डायरेक्ट पाथ में क्या होगा कि हम लोग H2O नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक जो बाहर से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो डायरेक्ट क्या करेगा, पहले इसके साथ चले जाएगा, ठीक है। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएगा, बॉन्ड में आएगा, मतलब एसोसिएशन हो जाएगा, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में कितना है, लिगेंड कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर 2 ये हैं, एक ये है, कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए, तो एसोसिएशन हो गया, ठीक है। ये स्टेप स्लो है, याद रखना। यहीं पर रेट लिखने वाले हैं इसी स्टेप को देख के। दूसरे स्टेप में फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो X नेगेटिव है बाहर, ये जो X है ना, ये बाहर चले जाएगा और ये Y अंदर ही रहेगा, ये हो गया। अब इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन R2 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लो स्टेप ही है, तो इसके कंसंट्रेशन पर गुणा इसका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कह रहा है सॉल्व जो बोथ रिएक्शन पाथवेज अगर साइमल्टेनियसली, अगर दोनों के दोनों जो पाथवे हमने डिस्कस किए वो अगर एक साथ होते हैं, जो रेट लो है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट इक्वल टू R1, जो ये वाला R1 था ऊपर वाला, ठीक है, ये R1, और ये क्या हो गया R2, इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो Y होता है ना उसको लार्ज एक्सेस में लेते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन Y इज इन होना चाहिए लार्ज एक्सेस, द रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्वेंट पाथ और डायरेक्ट पाथ में इसका रेट लिखते हैं।